विवाह के करीब 30 वर्ष पश्चात रमा और सौरभ ने छोटा सा 3 बेडरूम का एक फ्लैट खरीदा था, जिसका मुहूर्त कल ही हुआ था। रमा अपने नए घर को सजाने में जुटी थी। अभी तक किसी ने उपहार खोल कर भी न देखे थे। पुराने घर से लाए सामान को एक एक करके खोल रही थी। सबसे पहले अलमारी में कपड़े जमाने का सोचकर अभी उसने सूटकेस खोला ही था कि उसके हाथ में सबसे ऊपर रखी हुई मोरपंखी रंग की सिल्क की साड़ी आई। रमा को याद आया, ये साड़ी शादी की पहली सालगिरह पर सौरभ ने उसे दी थी। उसके नीचे पड़ी थी रानी कलर की बनारसी साड़ी, जो उसने अपने विवाह के बाद पहले करवा चौथ पर पहनी थी। उसके नीचे पड़ी थी लाल रंग की गोटा लगी चुनरिया, जो उसने विवाह पर ओढ़ी थी। हालांकि आजकल गोटा सितारे लगी चुनरिया का फैशन पुराना सा हो गया था, पर रमा ने अपनी यादों की तरह उन्हें संभाल कर रखा था। खो गई रमा पुरानी यादों में। बचपन में ही रमा के माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। 7 वर्ष की रमा को उसके चाचा चाची ने पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था। फिर योग्य वर देखकर उसका विवाह सौरभ के साथ कर दिया था। उसके विवाहोपरांत दोनों चाचा चाची कर्तव्य विमुक्त हो गए थे। अतः मायके के नाम पर उसका मायका था भी और नहीं भी। उन दिनों सौरभ के पापा एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। सौरभ की एक प्राइवेट विद्यालय में गणित के शिक्षक की नई नौकरी लगी थी। विवाह के 1 बरस बाद बेटा हुआ। घर गृहस्थी ठीक चल रही थी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक रात मोटरसाइकिल से लौटते समय कोई अनजान ट्रक सौरभ को टक्कर मार गया। वो बहुत देर तक सड़क पर मदद मांगते मांगते बेहोश हो गया। काफी देर बाद किसी अनजान शख्स ने उसे अस्पताल तक पहुंचाया। जख्मी हालत में देर तक सड़क पर पड़े रहने से सौरभ का काफी खून बह चुका था। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त थी, पर पैर पर गिरी थी। एक हाथ और एक पैर बुरी तरह घायल था, तथा पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई थी। हेलमेट एक और लुढ़क गया था, पर सिर बच गया था। हाथों हाथ ऑपरेशन हुए। 24 घंटे के बाद ही सौरभ कुछ होश में आया, पर खतरा अभी टला नहीं था। अकेली रमा छोटे से बेटे को लेकर भाग दौड़ करती रही। बाबूजी अस्पताल की ड्यूटी संभालते। 15 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिली तो पता चला सौरभ एक हाथ और एक पैर नहीं हिला पा रहा। पहले लगा कि शायद प्लास्टर के कारण है। बाद में हाथ तो काम करने लगा, पर पैर में किसी नस के दब जाने से हरकत ना के बराबर होती थी। एक रोज सौरभ कहने लगा कि मेरे हाथ पैर चलना क्या बंद हुए, लगता है आधे अंग मर गए। कब से बिस्तर पर पड़ा हूं। मेरे रहते ऐसे क्यों सोचते हो? तुम्हें सहारा देने को मैं तो हूं, तुम्हारा आधा शरीर, तुम्हारी अर्धांगिनी। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। 40 दिन का प्लास्टर हाथ और पैर पर बंधा होने से सौरभ दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर था। प्लास्टर खुलने पर फिजियोथेरेपी हुई और वॉकर लेकर चलना शुरू किया, पर एक पैर अब भी काम नहीं कर रहा था। पैर के कारण सौरभ हीन भावना से ग्रस्त होकर मानसिक तौर पर टूट चुका था। बिस्तर पर ही 3 महीने से ऊपर हो चुके थे। लंबी छुट्टी के कारण अब नौकरी भी ना रही थी। रमा न होती तो न जाने क्या कर चुका होता। कभी कहता इससे तो अच्छा मैं वहीं मर गया होता। मुझसे मेरा ससुराल छीनना चाहते हो क्या? या तुम ये कह रहे हो कि मैं फिर से बेआसरा हो जाऊं? रमा के समझदारी भरे जवाब सुनकर सौरभ निरुत्तर हो गया। एक दिन कहने लगा, रमा मुझे तुम्हें सहारा और खुशी देनी चाहिए, पर देखो ना, मैं खुद ही तुम पर निर्भर हो गया हूं। हाँ तो क्या हुआ, जब ठीक हो जाओगे तो मेरा काम आप ही करना। मुस्कुराते हुए रमा बोली। वे बहुत तंगी के दिन थे। सिर्फ पापा की तनख्वाह से घर कैसे चलता, किसी से उधार भी कितना मांगते। रमा के पास कुछ अधिक कहने भी न थे। बेटा भी छोटा था तो कहीं छोड़ा भी नहीं जा सकता था। कठिन समय में भी रमा ने हिम्मत न हारी। पढ़ी लिखी थी, बड़े बच्चों को बखूबी पढ़ा लेती थी, सो उसने घर पर ट्यूशन लेना शुरू किया। अगले साल 2-3 विद्यालयों में नौकरी की अर्जी लगाई। जहां नौकरी मिली, बेटे को भी वहीं डाल दिया। दोनों माँ बेटे साथ में जाते जाते रमा ने सौरभ को संभालने में काफी सहयोग दिया। अब वो रमा के सहारे से लकड़ी लेकर चलने का अभ्यास भी करता था। कभी चलने में तकलीफ होती, लड़खड़ाता, संभलता तो रमा का सहारा लेता। रमा सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता सुनाती।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सौरभ को हिम्मत मिलती, उठकर फिर प्रयास करता। अब सुबह की नौकरी के साथ शाम को भी ट्यूशन के लिए बच्चे मिलने लगे थे। दोनों पति पत्नी ने घर के एक कमरे में बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर ली और शाम को घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे। बच्चों के अच्छे नंबर आते देख अधिक विद्यार्थी आने लगे। रमा ने नौकरी छोड़ दी और पास ही एक और कमरा किराए पर लेकर विज्ञान और गणित कोचिंग का काम बढ़ाना शुरू कर दिया। दोनों पति पत्नी अपने ज्ञान आदितम के लिए खुद भी किताबें लेकर अध्ययन करते। अब दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करवाने लगे। सौरभ का भी खाली समय अध्ययन में व्यतीत होने लगा। बीतते समय के साथ दोनों की मेहनत रंग लाई। अब दोनों ने पास वाला एक मकान खरीदा और उसकी मरम्मत रंग रोगन करवाकर कोचिंग सेंटर में परिवर्तित कर लिया। समय की तेज रफ्तार के साथ दोनों कदम मिलाकर चलते रहे। अभी तक कमाई और खर्च दोनों साथ साथ चल रहे थे, कभी कोचिंग सेंटर के निर्माण और रखरखाव पर तो कभी बेटे की पढ़ाई पर। अब बेटा भी बड़ा हो गया था, 10वीं की परीक्षा दी थी। अब जबकि सब ठीक हो चुका था तो दोनों ने पूंजी जमा करके एक फ्लैट खरीद लिया। डोरबेल की आवाज से रमा ख्वाबों से लौटी तो उसने उठकर दरवाजा खोला। पिता, पुत्र और बाबूजी पुराने घर से कुछ और सामान लेकर लौटे थे। रमा को अपने ख्यालों में वक्त बीत जाने का पता ही न चला। सामान एक और रखकर सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने किचन की ओर चल दी।